बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। आपको पता है हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ रहे हैं। आपको पता है क्या होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब स्टार्ट करते हैं प्लेस डिस्क्रिप्शन कि किसी जगह को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हमने एप्पल को डिस्क्राइब किया, पीछे रूम को डिस्क्राइब किया, अब प्लेस डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वंस अ राइटर हैज़ बिकम स्किल्ड एट प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, एक राइटर अच्छी सी ऑब्जर्वेशन, प्रिसाइज कहते हैं कीन ऑब्जर्वेशन में एक बार माहिर हो जाए, स्किल हो जाए, एंड गुड एट कैप्चरिंग द डिटेल्स विच मेक फॉर यूनिक डिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट गोल इज टू बी एबल टू डिस्क्राइब पॉइंटेबली। पहले उसको अगर वो अच्छे ऑब्जर्वेशन करना सीख जाए एक राइटर, अगला पॉइंट उसको क्या है कि उसको अच्छे तरह डिस्क्राइब भी करना आता हो, अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से डिस्क्राइब वो ना कर पाए। दिस मीन्स सिंपली टू बी एबल टू ऑफर द रीडर द पोर्ट्रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ प्लेस विच इवोक्स द डोमिनेंट एक्सप्रेशन द राइटर विशेज द डिस्क्रिप्शन टू इवोक। इफ अ राइटर वॉन्ट्स टू द रीडर टू सी अ सनसेट ओवर द गोल्डन गेट bridge as beautiful and expiring, or he or she will attempt to present the description of this sense in just this way. Similarly, a good may intend the same sunset to distill as a sad moment, and will then present the details of this scene in such a way as to evoke these emotions. मैं आपको थोड़े लफ्ज़ों में बताती हूँ ये क्या कह रहा है कि अगर राइटर ने लिखना सीख लिया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना आ गया, फिर उसको कन्वे भी करना आ गया, तो अगर वो कह रहा है कि गोल्डन गेट ब्रिज से सनलाइट को उसके ओवर सनलाइट को कह रहा है कि रीडर जो है मेरा उसको सी करे, देखे, वो उसके माइंड में उसको पोर्ट्रे हो, तो वो उसके साथ इस तरह के वर्ड्स लगाएगा, एक ऐसा सीन क्रिएट करेगा जो सैड मोमेंट को जाहिर करता है। अच्छा, अब सैड मोमेंट इसके साथ उसने फीलिंग भी अटैच कर दी, सैड फीलिंग, वो फील भी करेगा सैड। एक तो वो गोल्डन गेट से सनलाइट ब्रिज को व्यू करेगा, सी भी करेगा और फील भी करेगा, दो फीलिंग्स अटैच हैं, ठीक है। सैड फीलिंग यानी कि वो सैड हो जाएगा ना इमोशनली। अब वो ऐसी वर्ड्स ऐड करेगा कि वो जो उसके इमोशंस को, उसकी सैड इमोशंस को इवोक करें, वो सैड हो। राइटर्स व्हेन दे डिस्क्राइब आर यूजुअली एमिंग टू डू मोर देन मेयरली रेंडर अ क्लियर पोर्ट्रेट ऑफ अ प्लेस। यूजुअली द इंटेंट इज टू रेंडर अ पोर्ट्रेट विच ऑल्सो इवोक्स अ फीलिंग। कि जब राइटर का ये मतलब होता है कि वो उसको पोर्ट्रेट कर रहा है, कलराइज कर रहा है अपने पिक्चर रीडर के माइंड में, उसको उससे ज़्यादा जब उसका ये होता है ना कि वो फील करे, इवोक करे उसकी इमोशन को, फिर उसको ज़्यादा ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। अगर वो सैडनेस है तो वो सैड इमोशन को इवोक करे, अगर वो प्लेयर शो कर रहा है तो उसकी हैप्पी इमोशंस को इवोक करे, जैसे ये इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा भी कि पहले उनकी फिजिकल अपीयरेंस, फिर उसकी थिंकिंग स्टाइल और सारा कुछ, लेकिन इसको भी रीड आउट करते हैं। As with description of places, description of people aim not only to portray the basic essential feature of a person, but also to offer some presentation of a character's personality. जैसे प्लेस का हम व्यू पेश कर देते हैं, ऐसे किसी शख्स का व्यू नहीं पेश करना, उसकी करेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी के करेक्टर को भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि वो जीता जागता इंसान है, एक जगह तो नहीं है ना जो हमने दिखा दी, लेकिन वो इंसान है, वो जो सोचता है, वो उसकी पर्सनैलिटी के जो पर्सपेक्टिव हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। अगेन दिस इज डन थ्रू द डिटेल्स द राइटर चूजन टू फोकस ऑन rather than through telling. The writer never says he was quite uptight or she was lazy. राइटर सिर्फ ये नहीं कहेगा, अगर किसी को वो लेजी कह रहा है तो सिंपली ये नहीं कहेगा she was lazy कि वो लेजी थी, सुस्त थे, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ताकि रीडर को यकीन आए। But attempts to array her or his detail to convey this expression of the person being described, ठीक है, उस पर लाइट डालेगा, राइट थ्रो करेगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है हमने ऊपर पढ़ा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा। मास्टर एट वर्क, मास्टर कौन होता है अपने काम में। द फॉलोइंग पैसेज डिस्क्राइब अ पिवटल सीन फ्रॉम जॉर्ज ओवरवेल्स फेमस ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट। जॉर्ज ओवरवेल का एक मशहूर ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट, एलिफेंट को शूट करना, उसमें से ये लिया गया है, इसको हम देखते हैं। द पेन नेम ऑफ Eric Blair is famous not only for his grim novels Animal Farm and 1984, but also for his passionate defense of the integrity of the English language. सिर्फ Animal Farm की वजह से उसका नाम मशहूर नहीं गया है, लेकिन इंटीग्रिटी है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा उसने डिफेंस किया इंग्लिश लैंग्वेज को, इस वजह से भी उसका नाम फेमस है। शूटिंग एन एलिफेंट फोकसेस ऑन द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। ये यूज़ यानी कि पावर का इस्तेमाल, यूज़ कहते हैं ना पॉजिटिव यूज़, और अब्यूज़ कहते हैं मिस यूज़ जिसको कहते हैं गलत इस्तेमाल। अच्छा और गलत इस्तेमाल के बारे में ये वाला शूटिंग एन एलिफेंट उसका ऐसे है। नोटिस हर ओवरऑल ड्रॉज ऑन द सीन ऑफ टच एंड हेयर एज वेल एज साइट। इसमें से आपने देखना है कैसे उसने फीलिंग को इवोक किया है,
टच की फीलिंग को, हेयरिंग की, साइट की फीलिंग्स को। तो देखते हैं पैराग्राफ को। व्हेन आई पुल द ट्रिगर, जब मैंने ट्रिगर खींचा, गन का ट्रिगर यानी कि जब मैंने खींचा, आई डिड नॉट हर द बैंग और फील द किक, मैंने कोई कुछ भी महसूस नहीं किया, ना कोई किक महसूस की, ना कोई बैंग यानी कि मुझे फील कुछ भी नहीं हुआ। वन नेवर डज व्हेन अ शूट गोज होम, कोई भी ऐसा महसूस नहीं करता जब वो शूट कर देता है। बट आई हियर द डेविलिश रोअर, डेविलिश रोअर कहते हैं शैतानी सी खुशी, शैतानी खुशी मुझे महसूस हुई। ऑफ गली, गली खुशी को कहते हैं डेविलिश रोअर, एक शैतानी खुशी की गर्ज मुझे महसूस हुई। दैट वेंट अप फ्रॉम द क्राउड, जो क्राउड की तरफ से आ रही थी यानी कि हजूम की तरफ से। इन दैट इंस्टेंट, उसी टाइम, उसी मौका पर, इज टू शॉर्ट अ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम में, वन वुड हैव थॉट, कोई बंदा ये सोच सकता था, इवन फॉर द बुल टू हर देयर आ मिस्टीरियस, वो अपनी, कोई भी ऐसे बंदा सोच सकता है कि एक पुरस्रार, टेरिबल चेंज, खौफनाक तब्दीली हैड कम ओवर द एलिफेंट, हाथी में आई। जब मैंने शूट किया ना, कहता खौफनाक और पुरस्रार तब्दीली हाथी में आई। ही नाइदर स्टार्ड नॉर फेल, ना तो वो गिरा ना वो चिल्लाया, बट एवरी लाइन ऑफ हिज बॉडी हैड अल्टर, लेकिन उसके जिस्म की हर लाइन बदल गई, अल्टर हो गई, चेंज हो गई। ही लुक्ड सडनली स्ट्रिंक्स, यानी कि वो अचानक, स्ट्रिकन कहते हैं परेशान, परेशान नजर आया। श्रंकन, श्रंकन कहते हैं सुकड़ गया। इमेंसली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा। एज दो द फ्राइटफुल इम्पैक्ट ऑफ द बुलेट हैड पैरालाइज्ड हिम विदाउट नॉकिंग हिम डाउन, कि जो मैंने बुलेट जो गोली उसने उसको मारी थी, शूट किया ना उसने एलिफेंट को, तो उसका जो असर था उसने उसको पैरालाइज कहते हैं, फालिज को कहते हैं ना, पैरालाइज मफलूज कर दिया उसने, बगैर उसको गिरे, बगैर उसको गोली के असर ने उसको मफलूज कर दिया हाथी को, ठीक है। एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर वट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बाद क्या देखा, इट माइट हैव बिन 5 सेकेंड, शायद 5 सेकेंड गुजरे हो। आई डेयर से, मैं ये कह सकता हूँ या मैं कहने की जरूरत कर सकता हूँ। ही सेक्ड फेबली टू हिज नीज, वो अपने घुटनों के बल गिर गया। हिज माउथ स्लोबर्ड, उसका मुंह ऐसे यानी कि मर गया था, जैसे उसका मुंह, मतलब जाहिर उसने शूट किया, उसको पेन हुई, वो सारी उसने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में उसकी फीलिंग बयान किया थी कि वो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इसको नोट डाउन किया ना आपने। अब आप देख सकते हैं आपकी सेंस कैसे काम कर रही थी साइट की, कि पहले जब उसने ट्रिगर दबाया होगा तो हाथी दूर खड़ा होगा, फिर कैसे गोली उसको बुलेट शूट जब उसने की, फिर कैसे वो गिरा भी नहीं लेकिन वो पैरालाइज हो गया अपनी जगह, फिर कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी। मतलब एक आपको एक इमेजरी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करती है जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, सिर्फ इसका ये मतलब था। मास्टर वही होता है अपने काम में जो अपने काम की जो पर्पज़ है उसमें सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट आपको पता है हमारे टॉपिक का दूसरा पार्ट है परस्यूसिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिंग हमने कर लिया, आधी लास्ट वीडियो में की थी, आधी अब हम परस्यूसिव राइटिंग डिस्कस करते हैं। पहले तो कहता है कि परसुएशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, लास्ट वीडियो में, लेकिन ये पढ़ लेते हैं। द आर्ट ऑफ परसुएशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल मीन्स ऑफ मूविंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन टू अ स्पेसिफिक डिसीजन। परसुएशन का जो आर्ट है, फन है, इसका ये मतलब है आप जो आपके स्पेसिफाइड ऑडियंस हैं जिनके लिए आपने वो लिखा है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, ब्रोशर है, कुछ भी है, उन ऑडियंस को आप क्या करें, उनको इस बात पे मूव कर लें कि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक डिसीजन ले सकें। सिचुएशन अगर ये है कि उन्होंने कुछ बाय करना है तो वो उस सिचुएशन में वो डिसीजन लें कि वो जिसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया आपकी चीज़ बाय करें, ठीक है। परसुएसिव राइटिंग एनालाइज द वेरियस साइड ऑफ एन इशू वाइल आर्ग्यूइंग अ व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट पे आर्ग्यू करके डिस्कशन की, राइटिंग की बहुत सी साइड्स को एनालाइज करता है परसुएसिव राइटिंग। It may serve to clarify your own beliefs as you pursue others to concept a particular perspective. हो सकता है आपके अपने बिलीव्स हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो आप लोगों को उसको परसू कर रहे हैं कि लोग भी उसको अच्छा महसूस करें अपने बिलीव्स के लिए, उसको बिलीव करने के लिए, यानी कि आपके बिलीव्स को फॉलो करें वो, इसलिए आप उनको परसू कर रहे हैं, इसलिए भी हो सकती है परसुएसिव राइटिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इधर से आप परसुएसिव राइटिंग की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, ये पहली 2 लाइनों में, बल्कि कर लें याद, शॉर्ट में आ सकती है। आगे अगर क्रिएटिंग अ थीसिस, द फाउंडेशन ऑफ अ परसुएसिव पेपर इज द थीसिस ऑफन कॉल्ड अ क्लेम। ये एमसीक्यूज के लिए कर लें कि जो फाउंडेशन है परसुएसिव राइटिंग की उसको आप थीसिस कहते हैं, क्लेम भी कहते हैं। टू क्रिएट एन इफेक्टिव थीसिस यू मस्ट सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टॉपिक एंड डिसाइड ऑन योर पोजीशन। ये सारी राइटिंग में ही होता है, एक टॉपिक्स डिसाइड करें, उसके बाद अपनी पोजीशन डिसाइड करें कि आपको क्या कन्वे करना है अपने रीडर को। Select a topic. Persuasive writing addresses topic that are somehow controversial or stimulate discussion because of their complexity. पेचीदा टॉपिक होते हैं जो कंट्रोवर्शियल यानी कि इख्तलाफ होता है, जिनमें आप कह लें कुछ हद तक कंट्रोवर्सी पाई जाती है, ऐसे टॉपिक आप चूज़ करें परसुएसिव राइटिंग के लिए। टू सिलेक्ट अ टॉपिक फर्स्ट कंसीडर योर ओन ओपिनियन, सबसे पहले अपनी ओपिनियन, अपनी राय कंसीडर करें। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, खुद से ये क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चंस देखते हैं कौन। वट इशू डू आई फील स्ट्रांगली अबाउट, मुझे इशू क्या है जिसके बारे में मैं फील कर रहा हूँ स्ट्रांगली। वट टॉपिक वुड आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट, और क्या टॉपिक है जिसके बारे में मैं सीखना चाह रहा हूँ और ज़्यादा।
ये 2 क्वेश्चन खुद से पूछें। वंस यू हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक टेक टाइम टू राइट डाउन एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। एक बार टॉपिक सेलेक्ट करें, खुद को टाइम दें कि आप जो भी उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हैं वो सब कुछ आप लिख लें, कुछ भी हो कैसा भी हो आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। यू प्रॉबेबली विल नॉट यूज ऑल द आइडियाज जस्ट यू जॉट डाउन बट दिस विल गेट यू थिंकिंग। तो ये सारे टॉपिक एक बार आपने लिख लिए ना, सॉरी सब कुछ लिख लिया आप उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हैं, इसको कहते हैं जॉटिंग डाउन ऑफ आइडियाज़। आप अपने आइडिया को जॉट डाउन कर रहे हैं। अब कह रहा है ऐसा नहीं होगा कि आपने जो सब कुछ लिख लिया वो अपनी जो आपकी रियल राइटिंग है उसमें सब कुछ ऐड करेंगे, नहीं, ये सिर्फ आपको थिंकिंग की तरफ आपके आइडिया जॉट डाउन होंगे जो आपकी थिंकिंग में हेल्प करेगी, इससे आप और ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। फ्रॉम हेयर रिसर्च द इशू थॉरोली, बिकम एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड ऑल साइड ऑफ द इशू। फिर क्या करें, जब जो सब कुछ आता था पहले वो लिख लिया, उसके बाद रिसर्च करें उस टॉपिक पे, उसके बारे में खुद को एक्सपर्ट समझें, सब कुछ उसके बारे में जाने और सारी साइड उसकी कंसीडर करें। फिर रिसर्च से क्या करें, यू विल बी प्रिपेयर टू डिसाइड ऑन अ पोजीशन। फिर आप एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ आप परसुएसिव राइटिंग लिखने की पोजीशन पे होंगे, ठीक है, उस मोड पे पहुंच जाएंगे। अब डिसाइड ऑन अ पोजीशन, द पोजीशन यू डिसाइड अपॉन बिकम योर थीसिस स्टेटमेंट और क्लेम। अब जो पोजीशन आपने डिसाइड किया कि आपने क्या बन के लिखनी है, राइटिंग करनी है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है या आपका क्लेम है। अगर आप एक्सपर्ट आप समझ रहे हैं, आपने कोई लिखा, कोई ब्रोशर लिखा है, आप उसमें खुद को एक्सपर्ट क्लेम कर रहे हैं, आपने एक्सपर्ट की पोजीशन चूज़ किया है, तो अभी ये आपका क्लेम है, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है और क्लेम भी कहलाता है, ठीक है, कि आपने कहा कि आप इस काम में एक्सपर्ट हैं इसलिए आप इस लिख रहे हैं, परसू कर रहे हैं लोगों को, तो ये थीसिस स्टेटमेंट या क्लेम इसको कहेंगे, ओके। बट यू वांट टू आर्ग्यू आर pursued. This claim will set limits on your topic and allude to the organization of your paper. ये क्लेम आपके टॉपिक पर लिमिट सेट कर देगा कि आप अगर आपने इस फील्ड में एक्सपर्ट होने का क्लेम किया है ना, तो आपने किसी और अपने इस टॉपिक से आपका जो व्यू पॉइंट है उससे बाहर नहीं जाना। When deciding on a position, be sure that your thesis is arguable about arguing about the following. जब पोजीशन सेलेक्ट करें तो ये बात देखें कि आपका थीसिस आर्ग्यूएबल है, यानी कि उस पर कोई बंदा और आर्ग्यू कर सकता है या आप आर्ग्यू कर सकते हैं। अच्छा, आर्ग्यू को इन फॉलोइंग आर्ग्यू से अवॉइड करें थीसिस स्टेटमेंट या अपनी पोजीशन डिसाइड करते हुए। कौन कौन से? इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स और प्रेफरेंसेस। इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जिनमें डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। हमने ऊपर कहा ना कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें हम लेते हैं परसुएसिव राइटिंग के लिए, तो जो नॉन कंट्रोवर्शियल है वो तो आपने लेना ही नहीं है। एग्जाम्पल इसकी देखें, नो पॉइंट इन ट्राइंग टू आर्ग्यू दैट हार्ट डिजीज इज डेडली, कि दिल की बीमारी जो है जानलेवा है। अब इसमें कोई आर्ग्यू करने का पॉइंट नहीं है कि ऐसा नहीं है, आप कह सकते कि ये नहीं हो सकता, या इसमें कोई चीज़ नहीं है ना, ये इफेक्ट है, बात सीधी सी है, इसमें आर्ग्यू की तो बात ही नहीं है। ऐसे पॉइंट नहीं लेने परसुएसिव राइटिंग में आपने। एवरीवन नोज दैट सो बेटर आर्ग्यूमेंट वुड रिवॉल्व अराउंड हाउ टू स्टॉप द राइज ऑफ हार्ट डिजीज विद इन करंट अमेरिकन सोसाइटी। तो बेटर आपका पॉइंट जो आप लें वो ये है कि आप अब की सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में हार्ट डिजीज से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बजाय इस पे आप इस पे बहस करें कि हार्ट डिजीज़ जानलेवा है या नहीं। और दूसरी चीज़ प्रेफरेंसेस, वो ये ऊपर चला गया, हाँ, प्रेफरेंसेस कहते हैं तरजीहात को। ओपिनियन कैन बी चेंज बट सम पीपल जस्ट प्रेफर वन थिंग ओवर अनदर। आपकी राय चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं एक चीज़ को दूसरी पे प्रेफर करते हैं। जैसे कि सम पीपल डू नॉट लाइक टू स्कूबा डाइव, यू कैन नॉट कन्विंस देम टू एंजॉय समथिंग दे सिंपली डू नॉट। और अब स्कूबा डाइव, अब कुछ लोग नहीं पसंद करते डाइव, लेकिन आप उनको वो चीज़ करने पे आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते जो वो लाइक ही नहीं करते। ऐसी चीज़ पे तो नहीं ना, आप उनको उन चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं जिनके बारे में उनको कोई व्यू पॉइंट ना हो, या वट एवर उनका न्यूट्रल सा व्यू हो, जो वो ऑलरेडी उनके डिसलाइकिंग में है, उनकी प्रेफरेंस है ही नहीं है, तो उस पर तो आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते ना। Religion and other deep-rooted beliefs. Such issues are beyond empirical analysis and और therefore very difficult to argue. ठीक है, रिलीजियन और ऐसे इनको तो वैसे ही छेड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे बिलीव्स को वैसे आम कंट्रोवर्शियल इनको करना ही नहीं चाहिए। Take an angle that does not directly argue these issues. For example, you would not want to argue that Christianity is false. आपको इस बात पे कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ये आर्ग्यू करें कि क्रिश्चियनिटी इज़ फॉल्स। अगरचे हम मुसलमान हैं, हमारा ये बिलीव है कि जो ईसाईयत है वो मज़हब मनसूख हो चुका है ना, फॉल्स तो नहीं हम उसे कह सकते, मनसूख कह सकते हैं ना, कि मनसूख हो चुका है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस्लाम आखिरी शरीयत है हमारी, हम आखिरी उम्मत हैं। तो इससे जो पहले के सारे मज़ाहिब हैं, सारी जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो आप फॉल्स नहीं उसको कह सकते, आप उसको कह सकते कि वो मनसूख हो गए हैं। ये हमारा बिलीव है। लेकिन कह रहा है कि इस चीज़ पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि किसी के रिलीजन पे, और ऐसी बात को आप ना छेड़ें, सिंपल से ये आप इसको बिलीव करें।
दिस वुड ओनली इंसाइट एंगर इन द पीपल हु होल्ड इन क्रिश्चियनिटी एज कोर वैल्यू। क्या होगा अगर आप रिलीजन पे या लोगों की प्रेफरेंसेस पे या ऐसी चीज़ों पे जो उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव है अटैक करेंगे, तो ये लोगों में सिर्फ नफरत पैदा होगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको सपोर्टिंग योर थीसिस ऊपर हमने किया ना, क्लेम या थीसिस क्या होता है, उसको सपोर्ट करें। आफ्टर डिसाइडिंग ऑन अ क्लेम और थीसिस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई प्रूफ्स और प्रीमिसेस टू सपोर्ट द थीसिस। These premises will be stated in your thesis statement in the same order that they will be addressed in the paper. Use the persuasive techniques of logos, ethos and pathos to support your viewpoint and address alternate perspectives. यानी कि आप अपने टॉपिक, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को, क्लेम को सपोर्ट करने के लिए आप लोगोस लिखें, पैथोस लिखें, व्यू पॉइंट्स लिखें, आप कोई टेक्निक्स ये यूज़ करें, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है, लिखने की लोगोस, एथोस एंड पैथोस। आप उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ दें, उसमें इलिस्ट्रेशन पेश करें ताकि आपकी बात पे लोग बिलीव कर सकें, ठीक है, जो आपने क्लेम किया है थीसिस स्टेटमेंट में होने का, उसमें उसके बारे में। डेवलप प्रीमिसेस, प्रीमिसेस कहते हैं हदूद को। प्रीमिसेस आर द एविडेंस दैट सपोर्ट योर थीसिस एंड दे मेक अप द बल्क ऑफ योर पेपर। फॉर एग्जांपल, इफ दे आर यू आर्गिंग दैट यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट ट्रेड विद द कंट्रीज दैट कमिट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, योर प्रीमिसेस माइट बी। कि अगर आप ये सोचते हैं, आपकी राइटिंग का ये है पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी प्रोसेस राइटिंग का, कि यूएसए को उन कंट्रीज से ट्रेड नहीं करनी चाहिए जो ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं, यानी कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, ऐसे कंट्री से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, सॉरी प्रीमिसेस आपके क्या होंगे, यानी कि आपके क्या प्रीमिसेस होंगे। ट्रेडिंग विद वायलेटिंग कंट्रीज फिलॉसफी इनकरेज फर्दर वायलेशन, कि अगर आप उनसे ट्रेड करेंगे तो वो उनकी जो वायलेशन है, आगे वो इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, तो उनकी इंकरेजमेंट होगी, यानी कि उनकी हौसला अफजाई होगी बजाय उसको डिस्करेज होने के। यूएस इंडस्ट्रीज वुड ऑल्सो एंड अप एक्सप्लॉइटिंग पीपल, तो यूएस इंडस्ट्रीज भी लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगी, उनके हकूक़ को पामाल करेंगी। द वायलेटिंग कंट्री विल बी हार्म बाय लैक ऑफ ट्रेड एंड देयर बाय स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग वर्कर। क्या होगा, जिन कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हैं वो पहले ही वो विल बी हार्म बाय लैक ऑफ ट्रेड, उनको नुकसान होगा कि अगर वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब यूएस उनसे ट्रेड नहीं करेगा तो उनको नुकसान होगा ना, यानी कि उनको हार्म होगा, उनके लिए उनकी ट्रेड में कमी आएगी, इसलिए उनको अच्छा सबक सीखेंगे ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। द बॉडी ऑफ योर पेपर विल एड्रेस ईच ऑफ दीज प्रीमिसेस इन डिटेल as you will need significant evidence to support each one। इसका मतलब है कि आपकी 3 प्रीमिसेस है ना टॉपिक, इस टॉपिक में, तो आपका जो पेपर है, आपका जो परसुएसिव राइटिंग है, उसमें हर प्रीमिसेस को, हर आपने ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर प्रीमिसेस यू हैव टू डिस्क्राइब इन डिटेल। उस हर पॉइंट को आपने डिटेल से डिस्क्राइब करना है, उसको सपोर्ट करना है एविडेंस से, ठीक है, आइडियाज़ दे के, इलिस्ट्रेशन दे के, ताकि आपका जो रीडर है वो वाकई पसू हो सके। नोट देख लेते हैं। सम टाइम प्रीमिसेस हैव अनस्टेटेड असम्पशंस, अनस्टेटेड असम्पशन होते हैं यानी कि फ़र्जी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू रीडर माइट डिसएग्री विद दीज असम्पशंस, अगर उन फर्जी चीज़ों से आपका रीडर डिसएग्री है, देन यू हैव द एडिड टास्क ऑफ प्रूविंग द असम्पशन। तो क्या करना है, आपको अपनी असम्पशन को प्रूव करना है। For example, by arguing that US should not trade with countries that commit human rights violation, you are assuming that the reader believes it is wrong to abuse the working class. अगर आपका रीडर इस चीज़ को आर्ग्यू कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि यूएस से को ट्रेड उन कंट्री से नहीं रखनी चाहिए जो इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, हो सकता है रीडर आपका ये एज्यूम करे कि ये आप वर्किंग क्लास के साथ गलत कर रहे हैं, यानी कि जो बेचारे वर्किंग क्लास हैं, लो लेवल पीपल हैं, वो तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ये गलत हो रहा है। अब रीडर की ये प्रिजम्पशन अगर कर ले तो आपको चेंज करने के लिए इससे आपको अपनी असम्पशन अमेंड करना पड़ेगी। नेक्स्ट है द टैक्टिक्स ऑफ रेटरिक्स। रेटरिक कहते हैं बयानबाजी को, टैक्टिक्स कहते हैं हरबे हथकंडे, यानी कि आपने कैसे बयान करना है, आपने हमने ऊपर कहा ना सपोर्ट करना है, आपने बयानबाजी करनी है, ज़ाहिर है आपने जब डिटेल करनी है तो बयान उसमें होगा ना, उसके आप टैक्टिक्स, उसके हरबे कैसे हम यूज़ करते हैं, ये टेक्निक्स को भी आगे डिटेल से डिस्क्राइब करेगा ऊपर, इसीलिए मैंने इनको इग्नोर किया। अच्छा, टू बी परसेसिव योर एक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सॉलिड एंड रीजनेबल। आप जब परसेसिव हों तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है सॉलिड और रीजनेबल होना चाहिए, दलील से बात करें, हवा में बातें नहीं छोड़ें, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी कन्विंसिंग, लोगों को कन्विंस करना है ना आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, यू शुड अप्रोप्रिएटली अप्लाई द प्रोसेसिव टेक्निक्स। ये 3 टेक्निक्स हैं, लोगोस, एथोस एंड पैथोस, प्रोसेसियन की 3 टेक्निक्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल से। फर्स्ट देखें लोगोस, अपील टू रीजन बाय यूजिंग फैक्ट, स्टैटिक्स, रिसर्च, लॉजिकल आर्गूमेंट्स। लोगो निकला है लॉजिक से, लॉजिक कहते हैं रीज़न को, यानी कि कोई वजह, आप जो चीज़ बयान कर रहे हैं आप उसके पीछे लॉजिक बयान करें, फैक्ट बयान करें, स्टैटिस्टिक बयान करें, रिसर्च बयान करें अपनी, कि आपने ये लॉजिकल आर्गूमेंट दें, ठीक है, ऐसे आर्गूमेंट जो अकल जिनको तस्लीम करें। दिस अ मोस्ट कन्विंसिंग टेक्निक इन एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग में ये कन्विंसिंग टेक्निक है। दूसरी है एथोस।
अपील और टू द क्रेडिबिलिटी और करेक्टर ऑफ द ऑथर और ऑफ द पीपल कोटेड। एथोस ऑथर की क्रेडिबिलिटी को अपील कर रहा है, ठीक है, कि लोग ऑथर पे, जो लिखने वाला है, राइटर है, उस पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं। उसकी क्रेडिबिलिटी तब होगी जब आप ज़ाहिर दिल से बात करते हैं, और अगर आप सब पहले ही अपने रीडर्स जो है, आपके ऑडियंस है, उनसे आपका पहले एक कोई रह चुका रिलेशन, तो क्रेडिबल रिलेशन आपका है, तो डेफिनेटली वो आप पे बिलीव करेंगे, वरना आपको अपना क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना पड़ेगी। यूज़ क्रेडिबल सोर्सेज एंड प्रूव योर ओन क्रेडिबिलिटी विद गुड एकेडमिक राइटिंग एंड टून। आप क्रेडिबल सोर्सेज यूज़ करना, आप बताएं आपने ये चीज़ ली है तो इधर से ली है और ये अथेंटिक सोर्स है, ताकि आपके रीडर आप पे यकीन करें। गुड एकेडमिक राइटिंग से, अच्छी टून से, अच्छे रिकॉर्ड से आप अपनी चीज़ों को सपोर्ट करें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो, आप पे यकीन करें आपके ऑडियंस, ठीक है। थर्ड टेक्निक इज पैथोस, अपील टू इमोशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स टू सपोर्ट योर ओन फीलिंग और पैशन अबाउट द इशू। कि आप अपनी पर्सनल इमोशन, वैल्यूज, बिलीव्स, अपनी ओपिनियन जो है उसको अपील करें, उसको जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करने के लिए यूज़ करें। इंक्लूड पर्सनल स्टोरीज फ्रॉम योर सेल्फ और अदर्स। आपके पर्सनल स्टोरीज हैं, पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी आपका इवेंट आपके साथ हुआ, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड to choice to emphasize emotion. Academic writing the technique should be used with care. पैथोस क्योंकि ये इमोशंस को अपील करती है टेक्निक, इसलिए इसको हमेशा बहुत ज़्यादा केयर से यूज़ किया जाता है, ध्यान से यूज़ किया जाता है। अब आगे है पैथोस प्रिंसिपल 1, नाउ योर ऑडियंस, दे आर कंसर्न अबाउट लोकल इशूज़ एंड लोकल पीपल, मेक लोकल आर्गूमेंट्स। अगर आपके ऑडियंस लोकल इशू और लोकल पीपल से कंसर्न है ना, तो आप लोकल आर्गूमेंट्स दें। दे मेक द डिसीजन विद बोथ देयर माइंड्स एंड हार्ट। वो अपने दिल और दिमाग दोनों से फैसला करें। अपील टू बोथ, ठीक है, उनको ये आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि दिल और दिमाग दोनों से वो सोचें और जो वो इजी फैसला डिसीजन करना चाहें वो करें। दे फील फाइनेंशियली प्रेशर्ड, शो हाउ योर प्रोग्राम सेव मनी और ब्रिंग न्यू मनी इनटू द कम्युनिटी। अगर आपके ऑडियंस फाइनेंशियली प्रेशर महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आप उनको ऐसे प्रोग्राम्स बताएं जिससे वो मनी सेव कर सकते हैं, और या ऐसी कम्युनिटी का बताएं जिससे वो मनी गेन कर सकते हैं ज़्यादा। यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उनकी प्रॉब्लम भी तो हल करनी है। नेक्स्ट आ गया पैथोस प्रिंसिपल 2। ये प्रिंसिपल्स आपने लर्न आउट कर लेने हैं, ठीक है। नाउ व्हाट मूव्स योर ऑडियंस, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू दे ऑल कॉमनली वांट। कि आपके ऑडियंस क्या चाहते हैं। वट हैव यू डन फॉर मी लेटली, आपने मेरे लिए क्या किया। वट आर योर प्रोग्राम्स रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स क्या हैं। एंड गिव इट मी स्ट्रेट, सिंस आई हैव लॉट्स ऑफ कंपटीशन फॉर माई अटेंशन, गिव इट मी शॉर्ट एंड सिंपल। टेल मी द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट प्रूव योर प्रोग्राम हेल्प, शो मी हाउ पीपल वर हेल्प। आपको बताना है कि आपने अपने ऑडियंस के लिए क्या मूव लिया, क्या इनिशिएटिव किया, आपने लोगों की कैसे मदद की। आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया उनको हेल्प करने का या कुछ भी करने का, तो वो आपने कैसे किया। ये पैथोस का हो गया दूसरा प्रिंसिपल जी, ठीक है। ये आपने प्रिंसिपल को फोकस करना है। आगे आगे एथोस का हम प्रिंसिपल 1 देखते हैं कि राइट लाइक अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल की तरह लिखें। टू ट्रस्ट यू योर रीडर मस्ट बिलीव, आप पे ट्रस्ट करने के लिए, ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं पड़ा, उससे ये करीब करीब है कि योर रीडर मस्ट बिलीव यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन, आप प्रोफेशनल। आपके रीडर को इस चीज़ पे तभी वो ट्रस्ट करेगा ना आप पे, जब उसे पता चलेगा आप माहिर हैं अपने काम में, कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल पर्सन है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी तरह आप भी ले मैन है, तो वो आपकी बात को वैसे ही नहीं वैल्यू देगा। मेक श्योर यू गेट द इंफॉर्मेशन डाउन करेक्टली, द डेटा, नेम, स्पेलिंग, ग्रामर, जो भी आप अपनी राइटिंग में यूज़ किया, ये आपने करेक्टली यूज़ किया कि नहीं। ये एथोस का प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, कि आप प्रोफेशनली लिखें, प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनल शो करें खुद को। एथोस का सेकंड प्रिंसिपल देखें, राइट लाइक अ पर्सन, नेवर टॉक डाउन टू और ओवर द हैंड्स ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। ऐसे बात ना करें कि आप कोई जिन है या आप कोई बड़े सुपरमैन है। एक इंसान रह के बात करें, सिंपल बात करें ना, यानी कि ज़्यादा भी वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ना करें। राइट लाइक अ पर्सन, एक इंसान की तरह लिखें, इंसान बनकर लिखें। टेल योर स्टोरी सिंपली, सिंपल बातें बताएं ना, बड़ी बड़ी यानी कि आप कह लें एक डिंगे मारना, जिसको उर्दू में कहते हैं शोखिया मारना, डिंगे मारना, वो नहीं करें। एम फॉर अ 10th grade लेवल। यूज सिंपल फेमिलियर वर्ड्स, अवॉइड जॉर्गन्स एंड एक्रोनिम्स। जॉर्गन कहते हैं कि जो आप जॉर्गन्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। आई थिंक हम इसको रीड आउट कर चुके हैं, नहीं तो मैं इसको आपको बताती हूँ लास्ट में। यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंस, सिंपल शॉर्ट छोटे छोटे और सादा फिगर यूज़ करें। शो रेदर दैन टेल, ये बात तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि बताने की बजाय दिखाएं। ये हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डिटेल से पढ़ा है हमने। शो रेदर दैन
तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल भी हो गया। सेकंड प्रिंसिपल भी इजी है, मज़े का, पहले भी इजी है, लेकिन आपने ना ये याद कर लेना है प्रिंसिपल। अच्छा, अब जॉर्गन मैं आपको कहा था कि मैं आपको बताती हूँ। जॉर्गन कहते हैं ऐसे वर्ड जो आप कह लें कि हमने पढ़ा ना टेक्निकल वर्ड, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मेडिकल की फील्ड में अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आपने बायोलॉजी पढ़ी अगर पढ़ी उसकी फील्ड में अपनी होती हैं, लीगल स्टडीज़ देख लें, लॉ की फील्ड की अपनी हर फील्ड की अपनी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं इन शॉर्ट। तो उसको कहते हैं जॉर्गन। वो स्पेसिफाइड है, वो हर बंदा नहीं समझ सकता, वो उस फील्ड का ही बंदा समझ सकता है। तो ऐसी बातें आप ना यूज़ करें। और एक्रोनम्स, एक्रोनम्स कहते हैं कि शॉर्ट वर्ड आप यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे वो लोग जो ज़्यादा फेमिलियर हो वो उसको पढ़ सकते हैं, आम बंदे तो उसको नहीं समझ सकते। ऐसी चीज़ें यूज़ करने से अवॉइड करें, पहले सिंपल लिखें, ऐसी टेक्निकल चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लोगोस के प्रिंसिपल दोनों तीनों जितने भी हैं, और बाकी हम लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।